दिल्ली सल्तनत का प्रादेशिक विस्तार। पहला अपन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रादेशिक विस्तार। ऊपर हम देख चुके हैं कि अजमेर और आसपास के कुछ प्रदेशों के साथ पूर्वी राजस्थान किस प्रकार दिल्ली सल्तनत के अधिकार में आ गया था। बलबन के समय रणथंभौर जो सबसे शक्तिशाली राजपूत था सल्तनत के हाथों निकल गया था। कौन सा? रणथंभौर राजपूत राज। जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर एक चढ़ाई अवश्य की थी, लेकिन उस पर कब्जा करना टेढ़ी की थी। इस प्रकार दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान सल्तनत के नियंत्रण से बाहर हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के सामने सत्तासीन होने के लिए नई परिस्थिति पैदा हो गई थी। मात्र 25 वर्षों के दौर में सल्तनत की सेना ने न केवल मालवा गुजरात पर अधिकार स्थापित कर लिया, बल्कि राजस्थान की अधिकांश नदियों पर अपना अधिकार लिया, बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत मदुरै तक के प्रदेशों को अपने अधिकार में स्थापित कर लिया। कालांतर में इस क्षेत्र में दिल्ली में प्रत्यक्ष प्रशासन नियंत्रण लाने की कोशिश की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रादेशिक विस्तार का जो नया दौर आरंभ किया था उसे उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। उसकी चरम परिणति मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। हम पहले देख चुके हैं किस प्रकार सल्तनत के प्रादेशिक विस्तार को इस नए दौर में दिल्ली तैयार हो चुकी थी। इससे मालवा, गुजरात, देवगिर में राजपूत राजवंशों का शासन था। अधिकांश की स्थापना 12वीं सदी के अंत में और 13वीं सदी के प्रारंभ में हुई। गंगा घाटी में तुर्क शासन की स्थापना के बावजूद राजवंश अपने तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं कर पाया। इसके अलावा प्रत्येक पूरे क्षेत्र में अधिकार करने में महत्वाकांक्षा पाले हुए थे। यहाँ तक कि इल्तुतमिश ने गुजरात पर हमला कर दिया। मालवा और देवगिर दोनों राज्यों में शासकों ने उस पर दक्षिण सामना किया। मराठा क्षेत्र में देवगिर शासक तेलंगाना प्रदेश के वारंगल राज्य के बराबर जोर आजमाई करते रहे। उधर कर्नाटक के होयसला के खिलाफ भी संघर्षरत रहे। होयसला ने अपने पड़ोसी म्यामार तमिल के पांड्यों से लड़ते भिड़ते इन प्रतिद्वंद्वियों के चलते हुए न केवल मालवा और गुजरात को जीतना आसान रहा, बल्कि आक्रमण दक्षिण की ओर भी अधिकाधिक बढ़ने में प्रोत्साहन मिला। कई कारणों से तुर्क शासक ने मालवा और गुजरात पर अधिकार करना जरूरी लग रहा था। ये क्षेत्र उपजाऊ और जनबहुल थे। पश्चिम में समुद्री बंदरगाह, गंगा घाटी में उन्हें जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों में उनका नियंत्रण था। गुजरात के बंदरगाह में होने वाला विदेश व्यापार में बहुत सारा सोना चांदी वहाँ आता था और उसमें क्षेत्र के शासक अपना खजाना भरे थे। दिल्ली के सुल्तानों ने गुजरात पर कब्जा करने की इच्छा एक और कारण यह भी था कि उसने अपनी सेना के लिए बाहर से घोड़े मंगवाने की सहूलियत हो जाती। मध्य और पश्चिम एशिया में मंगोलों के उदय और दिल्ली के शासकों के उनके संघर्ष के कारण दिल्ली को इन क्षेत्रों में 80 नस्ल के घोड़े प्राप्त होने में कठिनाई हो रही थी। समुद्री मार्ग में भारत में अरबी, इराकी और तुर्की घोड़ों का आयात 8वीं शताब्दी से व्यापार में एक महत्वपूर्ण मद रहा है। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के 2 प्रमुख सेनानायकों के नेतृत्व में एक सेना ने राजस्थान के रास्ते गुजरात की ओर कूच कर दिया। रास्ते में उसने जैसलमेर पर हमला कर दिया और कब्जा कर लिया। सल्तनत की सेना ने अचानक चढ़ आने से गुजरात का राजा रायकरण हक्का बक्का पड़ गया। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। राज्य के प्रमुख नगरों में खूब लूट खसोट मचाई गई। उसमें अनहिलवाड़ को भी शामिल किया गया, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक सुंदर इमारतें, मंदिर बनवाए गए। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, जिसे 12वीं सदी में नए सिरे से बनवाया गया था, लूटा गया। सल्तनत की सेना का लूट का भरपूर माल इकट्ठा कर लिया और वहाँ पर खंबात के धारणीय मुसलमान व्यापारियों के साथ लिहाज नहीं किया गया। यहीं से मालिक को काफूर को बंदी बनाया गया। अलाउद्दीन को सौंप दिया गया और शीघ्र ही सुल्तान की निगाह में उसे बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। बाद में मलिक काफूर ने सुल्तान के दक्षिण सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। इस प्रकार गुजरात दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। फिर तेजी से और आसानी से गुजरात को फतेह कर लिया गया। प्रकट होता है कि वहाँ का राजा अपनी प्रजा में लोकप्रिय नहीं था। मालूम होता है कि उससे नाराज एक मंत्री ने अलाउद्दीन के संपर्क से उससे गुजरात पर हमला करने को कहा था। हमले में उसकी मदद भी की थी। संभव है गुजरात की सेना भी सुरक्षित न रही हो और वहाँ का प्रशासन ढीला हो। देवगिर के राजा रामचंद्र की मदद से रायकरण ने
किसी तरह से दक्षिण भारत के एक हिस्से पर अपना कब्जा कायम किया। जैसा कि हम देखेंगे कि रायकरण को देवगिर के यादव राजा के मदद लेना यादवों के राज्य के दिल्ली सल्तनत आक्रमण का एक अतिरिक्त कारण था। राजस्थान। गुजरात विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने राजस्थान में अपने शासन को सुदृढ़ बनाने की ओर ध्यान केंद्रित किया। पहला लक्ष्य रणथंभौर था, जहाँ की पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। वहाँ के राजा हमीरदेव ने अपने पड़ोसी राज्य पर एक के बाद एक कई आक्रमण किए। उसे धार के राजा भोज और मेवाड़ के राजा को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन यही जीतें उसके लिए अभिशाप बन गई। गुजरात विजय के बाद मुल्तान की सेना लौट रही थी और लूट के माल की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर मंगोल सैनिकों ने बगावत कर दी। बगावत को दबा दिया गया और फिर मंगोलों का कत्लेआम किया गया। 2 मुगल अमीर और कुछ अनुगामियों के साथ भागकर शरण लेने के लिए रणथंभौर पहुंचे। अलाउद्दीन ने हमीर देव को संदेश भेजा कि वह या तो उन्हें मार दे या राज्य से निकाल दे, लेकिन अपनी शरण वात्सलता और अपनी सेना दुर्ग की विजेता विश्वास के कारण हमीर देव ने सुल्तान को तीखा जवाब दिया और अपनी शक्ति का अंदाज़ा बहुत गलत नहीं था। रणथंभौर की ख्याति राजस्थान में सबसे मजबूत किले के रूप में थी। अभी कुछ समय पहले ही जलालुद्दीन खिलजी को मुंह की खिलाई थी। अलाउद्दीन ने अपने एक विख्यात सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी और हमीर देव ने उसे पराजित कर दिया। सुल्तान की सेना को भारी क्षति उठाकर वापस लौटना पड़ा। अंततः अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद रणथंभौर के खिलाफ कूच किया। इस अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। रणथंभौर के किले और उसकी रक्षा व्यवस्था का बहुत सजीव चित्रण किया गया है। सुल्तान ने 3 महीने तक किले पर घेरा डाले रखा। आखिर राजपूतों ने जौहर व्रत का निश्चय लिया। स्त्रियां चिताओं पर चढ़ गई। पुरुषों को लड़ते हुए शहीद होने का किले से बाहर आ गए। फारसी में जोहर करने का पहला वर्णन है जो कि हमें उपलब्ध है। राजपूत के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सभी मंगोल ने भी मृत्यु का वर्ण किया। यह घटना 1301 की है। अब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। रणथंभौर के बाद वह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसके अलावा सुल्तान ने आक्रमण का एक और कारण था जब दिल्ली की सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए कूच करे थे। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने उसे राज्यों को चलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। फिर अजमेर से मालवा जाने वाले चित्तौड़ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अलाउद्दीन की भावी विजय योजना में बाधक हो सकता था। एक लोक कथा प्रचलित है कि अलाउद्दीन की निगाह रतन सिंह की रूपमती रानी पद्मिनी पर लगी हुई थी, लेकिन बहुत से आधुनिक इतिहासकार इस कथा को सच नहीं मानते, क्योंकि उनका कथा उल्लेख अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के 100 साल बाद हुआ है। इसकी रचना हिंदू कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। इस कथा में पद्मिनी सिंह बलदीप की रागनी है और रतन सिंह कई अविश्वसनीय दुस्साहसिक कार्य और पराक्रम करते हुए 7 समुद्र पार करके रानी को चित्तौड़ लाता है। पद्मिनी की कथा लंबे वृत्तांत का हिस्सा है। अलाउद्दीन ने काफ़ी निकट से चित्तौड़ पर घेरा डाला और घिरे हुए राजपूत ने कई महीनों तक सुल्तान का प्रबल विरोध किया और अंत में उस किले पर कब्जा कर लिया। 1303 में राजपूतों ने जोहर किया और अधिकांश योगदान लड़ाइयों में खेत रहे। मालूम होता है रतन सिंह को जिंदा ही पकड़ लिया था और कुछ समय तक बंदी बना के रखा था। चित्तौड़ अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे खिलजी खां के हवाले कर दिया था और किले में एक मुस्लिम रक्षक दल तैनात कर दिया था। कुछ समय बाद किले की जिम्मेदारी रतन सिंह को एक परिजन को सौंप दी गई थी। अलाउद्दीन ने गुजरात के मार्ग में पड़ने वाले जालौर को भी जीत लिया था। राजस्थान के अन्य सभी बड़े राज्यों की अधीनता स्वीकार करने को भी विवश कर दिया था, लेकिन मालूम होता अलाउद्दीन ने राजपूत राज्यों में अपना प्रत्यक्ष प्रशासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। राजपूत राजाओं अपने अपने राज्यों में शासन करने दिया गया। उन्हें सुल्तान का नियमित कर नजराने देने पड़ते थे, आदेशों का पालन करना पड़ता था। अजमेर नागौर कुछ महत्वपूर्ण शहर थे जिसमें मुस्लिम रक्षक सेनाएं तैनात की गई थी। इस प्रकार राजस्थान को पूरी तौर पर सर कर लिया गया था। दक्कन और दक्षिण भारत राजस्थान जीतने का सिलसिला पूरा करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को फतेह कर लिया था।
खुसरो बताता है कि यह राज्य इतना विस्तृत था कि मुगल शासक भी इसकी सीमाओं को अंकन करने में असमर्थ थे। मालवा पर सल्तनत का प्रत्यक्ष प्रशासन स्थापित किया गया और उसकी देखरेख में एक सूबेदार नियुक्त किया गया। 1306 से 7 में अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सैनिक आक्रमणों की योजना बनाई। पहला आक्रमण रायगढ़ के खिलाफ था, जो गुजरात से निष्कासित कर दिए थे और मालवा की सीमा पर बलगाना का अधिकार जमा बैठे हुए थे। रायगढ़ बहादुरी से लड़ा, लेकिन प्रतिरोध ज़्यादा दिनों तक जारी नहीं रख सका। दूसरे आक्रमण का लक्ष्य था देवगिर का राय रामचंद्र, जिसका नामकरण से संबंधित था। पहले की लड़ाई में राय रामचंद्र दिल्ली को वार्षिक कर देने में राजी हो गया था। कर की अदायगी नहीं कर पाया तो उस पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। दूसरे आक्रमण में कमान अलाउद्दीन खिलजी ने अकेले गुलाम मलिक काफूर को सौंपी गई। राय ने आत्मसमर्पण किया और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करा तो दिल्ली लाया गया और उसका राज्य वापस कर दिया गया। इस राय के खिताब के साथ फिर वो अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। उसे 1 लाख टंके की भेंट दी गई और राजस्व के प्रतिरूप सुनहरे रंग के छत्र प्रदान किए। उसे गुजरात का एक जिला भी दे दिया गया और उसकी एक बेटी का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया गया। राय रामचंद्र के साथ यह संधि अलाउद्दीन की आगे दक्कन विजय के लिए उसके लिए बहुत सहायक सिद्ध होने लगी। 1309 से 1311 के बीच काफिर ने दक्षिण भारत में 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र के वारंगल पर और दूसरा लक्ष्य द्वार समुद्रम, आधुनिक कर्नाटक, माबरबर, मुद्रे, तमिलनाडु। इन आक्रमण के संबंध में काफ़ी कुछ लिखा गया है, जिसका कारण अंततः इन आक्रमण के समकालीन प्रेक्षकों की कल्पना शक्ति हुई है उससे प्रभावित है। अलाउद्दीन के दरबार में कवि अमीर खुसरो ने पूरी एक पुस्तक की रचना की है। इन आक्रमणों ने दिल्ली शासकों के शौर्य, आत्मविश्वास, दुस्साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। पहला अवसर था जब मुसलमानों की सेना दक्षिण मदुरै तक पहुंच गई है और साथ में है अकुत संपत्ति लेकर लौटी है। इन आक्रमणों में दक्षिण भारत की परिस्थितियों के बारे में प्रत्येक जानकारी मिलती है, हालांकि नया कोई भौगोलिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। दक्षिण भारत को जानने वाले व्यापारिक मार्ग सुव्यवस्थित है, जबकि काफूर की सेना मावार में वीर चोल नामक स्थान पर पहुंची तो वहाँ मुसलमान व्यापारियों को एक सस्ती बस्ती बसी हुई पाई गई। न केवल वहाँ पर सेना शासक की सेना गुलाम सैनिकों की एक टुकड़ी भी थी। इन अभियानों के कारण लोगों की निगाह में काफूर की इज्जत बहुत बढ़ गई। सुल्तान ने उसे अपना साम्राज्य का मालिक नायाब नियुक्त कर दिया, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इन अभियानों के प्रभाव सीमित थे। काफूर ने वारंगल, द्वार समुद्र के शासकों को शांति की रचना के लिए विवश किया। उन्हें अपना सारा कोष और उसके अलावा करने पड़े, सालाना कर देना पड़ा, क्या वचन देना पड़ा। लेकिन सबको मालूम था कि अगर ये कर वसूल करने हैं तो उसके लिए हर साल एक सैनिक कार्रवाई करनी होती है। माबार के मामले में ऐसी औपचारिक समिति प्राप्त नहीं हो रही थी। यहाँ के शासक जमकर लोहा लेने से बचते थे। काफूर जितना लूट सकता था उसने लूटा। लूटे के स्थानों पर मंदिर भी शामिल है। आधुनिक मद्रास के दक्षिण चिदम्बरम मंदिर इनमें से एक था। उसने तमिल सेनाओं को पराजित किए बिना भी दिल्ली लौटना पड़ा। अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद जो आंतरिक गड़बड़ी फैली, उसके बावजूद उसकी मृत्यु के 1.5 दशकों के अंदर उपयुक्त सभी दक्षिण राज्यों का अस्तित्व मिल गया और उसके प्रदेश दिल्ली के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन आ गए। खुद अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण राज्यों को प्रत्यक्ष शासन लाने में पक्ष में नहीं था, लेकिन उसके जीवन काल में इस नीति के परिवर्तन प्रारंभ हो चुके थे। 1315 में रायचंद रामचंद्र हमेशा दिल्ली का वफादार बन रहा और चल बसा। उसके बेटों ने दिल्ली पर अधीनता का जुआ और अपने कंधे पर उतार फेंका। मलिक काफूर ने तुरंत मौके पर पहुंचकर विद्रोह को शांत किया और इससे सीधे अपने प्रशासन के अधीन कर दिया। लेकिन बहुत से सीमावर्ती इलाकों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उनमें से कुछ के वंशज के नियंत्रण में रहे। गद्दीसीन होने पर मुबारक शाह ने देवगिर को फिर से जीतकर वहाँ एक मुसलमान सूबेदार नियुक्त किया
उसने वारंगल पर भी आक्रमण किया। वहाँ के शासकों को एक जिला सल्तनत हवाल करने के लिए सोने की 40 ईंटों का वार्षिक कर देने के लिए में सहमत होना पड़ा। सुल्तान के खुसरो खान ने एक गुलाम ने लूटपाट की इरादे से माबर पर हमला किया और पाटन के समृद्ध नगर को तबाह कर दिया। इस क्षेत्र में देश विजय नहीं की गई। 1320 में गयासुद्दीन ने गद्दी सिंह होने के बाद अविशांत और प्रबल आक्रामक नीति आरंभ की। इस उद्देश्य से सुल्तान के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की देवगिर में तैनात कर दिया गया। वारंग के राजा द्वारा निर्धारित कर अदा करने से चूक होने पर बहाना बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण कर दिया। आरंभ में उसे अपनी हार खानी पड़ी। अफवाह फैल रही थी कि दिल्ली में सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस अफवाह के कारण मोहम्मद की सेना में अव्यवस्था फैल गई। मौका देखकर वारंग की सेना उस पर टूट पड़ी और भारी क्षति पहुंचाई। मोहम्मद बिन तुगलक को विफल होकर देवगिर लौटना पड़ा। अपनी सेना को पुनः गठित करके उसने वारंगल पर फिर आक्रमण किया और इस बार राय के साथ कोई मुहूर्त नहीं बदली। इस विजय के बाद मामार पर हमला करके उसे भी जीत कर सल्तनत का हिस्सा बना लिया। तत्पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और लूट का भारी माल लेकर वह दिल्ली लौट गया। अगले ही साल उसने बंगाल को भी जीत लिया, जो कि बलबन की मृत्यु के बाद स्वतंत्र चल आ रहा था। इस प्रकार 1324 में दिल्ली सल्तनत मदुरै तक फैल गई। इस क्षेत्र का बचा हुआ आखिरी हिंदू राज्य काबिली दक्षिण कर्नाटक भी था। 1328 में सल्तनत में मिला लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के एक विद्रोही रिश्तेदार को वहां शरण दी गई, जिसे उस पर आक्रमण करने का एक सुविधाजनक बहाना मिल गया। दूर दक्षिण ओडिशा सहित पूर्वी क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का द्रुत विस्तार से मोहम्मद बिन तुगलक ने जबरदस्त प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्या खड़ी हो गई। अब हम इस पर विचार करेंगे कैसे उन्होंने इन परंपराओं का समाधान करने की कोशिश करी और कोशिशों का सल्तनत पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आंतरिक सुधार और उसका प्रयोग। अलाउद्दीन खिलजी के गद्दीशीन होते होते दिल्ली सल्तनत की स्थिति साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग अर्थात ऊपरी गंगा घाटी और पूरी राजस्थान में काफ़ी सुदृढ़ हो चुकी थी। दिल्ली के सुल्तानों में आंतरिक सुधारों और प्रयोग का एक सिलसिला प्रारंभ हो गया था। इन सुधारों और प्रयोग का उद्देश्य प्रशासन को चुस्त देना, सेना को मजबूत बनाना, भू राजस्व की व्यवस्था का एक तंत्र स्थापित करना तथा कृषि विस्तार के लिए प्रगति के लिए तेजी से फैलते शहरों के नागरिक कल्याण के लिए निर्मित जरूरी उपाय करना। सभी कदम सफल नहीं हुए, लेकिन वे लीक से हटकर नई राह पर चलने की कोशिश वृद्धियों तक आवश्यक थे। कुछ प्रयोग अनुभव के अभाव में विफल रहे, कुछ को इसलिए कामयाबी नहीं मिली कि इनकी अवधारणा सही ढंग से नहीं थी या इसलिए बद्ध हितों को उनके विरोध किया गया। परंतु उनसे प्रकट होता है कि तुर्कों अपने द्वारा स्थापित इस राज्य में काफ़ी कुछ स्थिरता प्राप्त की। अब वे उसे लड़ाइयों और शांति व्यवस्था के जिक्र नहीं करना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण और कृषि संबंधी नीति। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कदम उठाए उसके समकालीन दुनिया के महान आश्चर्यों में से एक थे। चित्तौड़ की लड़ाई से लौटने के बाद एक जारी किए गए आदेशों के जरिए अलाउद्दीन ने खाद्यान्नों, शक्कर, रसोई तेल में से लेकर सुई तक की कीमती वस्तुओं को और घोड़े को मवेशी, गुलाम, लड़के लड़कियों की कीमत तय कर दी। इस प्रयोग ने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खाद्यान्नों के लिए, दूसरा वस्तुओं के लिए, तीसरा घोड़ों के लिए और गुलाम मवेशियों के लिए। प्रत्येक बाजार में एक उच्च अधिकारी का नियंत्रण होता था जिसे सहना कहा जाता था। व्यापारियों की एक पंजिका रखता था और दुकानदारों और कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। कीमतों के खास तौर पर खजानों कीमतों का नियमन की चिंता मध्यकालीन शासकों ने हमेशा रहती थी, क्योंकि नगरवासियों को सस्ते अनाज मुहैया किए बिना वे नगरों में तैनात सेना के समर्थन में आशा नहीं रख सकते। लेकिन अलाउद्दीन के सामने बाजार को नियंत्रित करने के लिए कुछ अतिरिक्त कारण थे। दिल्ली पर मंगोलों के हमले से स्पष्ट हो गया था कि उन्हें रोकने के लिए एक बड़ी सेना रखने की जरूरत है।
लेकिन अगर वह कीमतों को नीचे नहीं लाता तो सैनिकों का वेतन कम नहीं करता। इतनी बड़ी सेना जल्द ही उसका खजाना खाली कर देता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन ने अपने स्वभाव के अनुसार अपनी योजना को सम्यक नीति से क्रियान्वित किया। खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की कि दोआब क्षेत्र, यमुना के निकट, मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक प्रदेश में भू राजस्व अदायगी सीधे राज्य की से जाएगी। इसका मतलब यह था कि इन प्रदेशों का कोई भी गांव किसी की एकता में नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भू राजस्व बढ़ाकर उपज के आधे हिस्से में तय कर दिया गया। यह बहुत बड़ा दायित्व था कि जैसा हम आगे देखेंगे। इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन ने कई कदम उठाए। चूँकि सुल्तान ने भू राजस्व बहुत बढ़ा दिया था, उसकी अदायगी नकद करने को कहा था। किसानों को अपनी उपज बंजारों के हाथों में सस्ती बेचनी पड़ रही थी। उधर बंजारे लोग इस रास्ते अनाज पर आदि को शहर पहुंचा देते हैं, जहां दुकानदारों को उन्हें निश्चित कीमतों पर बेचना पड़ता। जमाखोरी को रोकने के लिए सभी बंजारों के नाम पर पंजिका दर्ज की गई। उनके एजेंटों और परिजनों को नियम के उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार बनाया गया। इससे भी आगे बढ़कर राज्य में अपने भंडार स्थापित किए और अनाजों से भर रखा जाता था। आपूर्ति में कमी आने पर इन भंडारों को अनाज बारी जारी कर दिया जाता। अलाउद्दीन ने अपने को हमेशा हर बात से वाकिफ रखा था। यदि कोई दुकानदार ज़्यादा कीमत लेता या मापतोल के गलत पैमानों का इस्तेमाल करता तो उसे कड़ी सज़ा होती थी। बन्नी बताता कि अकाल के समय कीमतों का दाम वो पाई भी बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। गेहूँ 7.5 जीतल प्रतिमा जो 4 जीतल प्रतिमन और अच्छी किस्म का चावल 5 जीतल प्रतिमन बिकता था। बने लिखा अनाज मंडी की कीमतों का स्तर इस युग का आश्चर्य था। घोड़े की कीमतों का नियंत्रण सुल्तान के लिए खास महत्व रखा था, क्योंकि सेना के लिए उचित कीमतों पर अच्छी नस्ल के घोड़े की आपूर्ति बिना सेना की कुशलता के कायम नहीं रह सकती थी। गुजरात विजय के कारण अच्छी नस्ल के घोड़ों की आपूर्ति विस्तार हुआ और अच्छी नस्ल के घेवड़ केवल राज्य को ही बेचे जा सकते थे। अलाउद्दीन ने अव्वल दर्जे के घोड़ों की कीमत 100 से लेकर 120 टका की, जबकि सेना कमाने वाले ट्रैक्टर की कीमत 22 से 25 टका नियमन कड़ाई से किया जा। मवेशी गुलामों की कीमती का नियमन कड़ाई से किया जाता था। बन्नी ने उनकी कीमतें तफसील से बताई हैं। उसने मवेशी और गुलामों की कीमतें साथ साथ दी हैं। इससे मालूम होता है कि मध्यकालीन भारत में गुलामी एक आम प्रथा थी के तौर पर स्वीकार किया जाता था। दूसरा वस्तुओं खासकर बेशकीमती कपड़ों, सुगंधी आदि की कीमतें सुल्तान के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन उनकी कीमतें भी निर्धारित की गई, जिसका कारण शायद यह था कि इन चीज़ों की ऊंची कीमतों का प्रभाव दूसरी चीज़ों पर कीमतों पर पड़ता या हो सकता आम कारीगरों को खुश करने के लिए किया जाता हो। हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि देश के विभिन्न भागों में नफीस किस्म के कपड़े दिल्ली लाने के लिए मुल्तान व्यापारियों को भारी रकम की पेशगी दी जाती थी। दिल्ली उच्चतम कोटि के कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार बन गया था। इन बाज़ारों की कीमतें निश्चित रहती थी। सभी स्थानों के व्यापारी इनकी खरीद बिक्री के लिए दिल्ली पहुंचते थे। यहाँ सस्ते दामों पर खरीद इन उत्तम कोटि के कपड़ों में अनंत भारी दामों में बेचते थे। भू राजस्व नकद वसूल किए जाने से अलाउद्दीन को अपने सिपाहियों को नकद वेतन देने की सुविधा हुई। नकद वेतन देने वाला इस सल्तनत का पहला सुल्तान था। उस समय सवार घुड़सवार को प्रति वर्ष 238 टके या फिर माहवारी लगभग 20 टके दिए जाते थे। मालूम होता है कि एक सैनिक को इस रकम में अपना गुजारा बसारा करने के साथ ही अपने घोड़े की देखरेख करने, साज सज्जा को भी दुरुस्त रखने का आशा की जाती थी। तब यह वेतन कुछ कम नहीं था। अकबर के काल में कीमतें इससे बहुत ज़्यादा थी। तब भी मुगल सवार को लगभग 20 रुपये का मासिक वेतन मिलता था। वस्तुतः 13वीं और 14वीं सदी में तुर्क घुड़सवार भद्रजन की कोटि में आता था। इतने वेतन की अपेक्षा रखता था कि जितने वह भद्रजन की तरह रह सके। इस बात को ध्यान में रखें तो अलाउद्दीन द्वारा तय किया गया था कि वेतन कम था, इसलिए बाजार का नियंत्रण आवश्यक था। इतिहासकार बन्नी का ख्याल था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदू को सजा देना था, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी हिंदू थे, मुनाफाखोरी और अपनी थैलियाँ भरते थे। थल मार्ग से पश्चिम और मध्य एशिया के साथ चलने वाले व्यापार मुख्य रूप से खुरासानियों के हाथ में था,
जो मुसलमान थे। इस व्यापार में मुल्तानी लोग भी शरीक थे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग मुसलमान थे। इसलिए अलाउद्दीन द्वारा उठाए जा रहे कदमों का असर इन लोगों पर भी हुआ, लेकिन बर्नी ने इसका कोई उल्लेख नहीं करता है। स्पष्ट है कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण केवल दिल्ली पर ही लागू था, यह साम्राज्य के अन्य नगरों में। बर्नी बताता है कि दिल्ली से संबंधित नियमों का हमेशा दूसरे शहरों में पालन करने की प्रवृत्ति होती थी। बहरहाल सेना तो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि अन्य शहरों में भी तैनात रहती थी, लेकिन हमें इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम इस संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ कह सकते हैं। स्पष्टता व्यापारी को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, मूल्य नियंत्रण से पहले शिकायत रही है, परंतु सेना ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी, हिंदू मुस्लिम दोनों, खाद्यान्न और दूसरी चीज़ों का सस्तेपन से लाभान्वित हुए। बाजार नियंत्रण प्रणाली के अलावा अलाउद्दीन ने भू राजस्व की व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा कि दोआ भू राजस्व का निर्धारण खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन की पैमाइश के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब था कि गांव के शक्तिशाली धनिक लोग भी इस सिर के राजस्व का बोझ दूसरों के सिर पर नहीं डाल सकते थे। अलाउद्दीन चाहता था कि खुद और खिदमत के जाने वाले उस क्षेत्र के जमींदार को उसी तरह दे जिस तरह के दूसरे लोग लेते थे। इस प्रकार उन्हें दूसरों की दुधारू गाय भैंसों और घरों पर कर देना था, और वे इस तरह गैर कानूनी महसूल वसूल करते थे। उन्हें छोड़ना होता था। बनने का लक्षण भाषा कहे तो खुद और खुद मुकद्दम चीन पर चरपोश से सजे घोड़े पे वे नहीं चढ़ सकते थे और न ही पानी की गिलेलियों को चबा सकते थे। वे इतने गरीब हो गए थे कि उनकी पत्नियां भी मुसलमानों के घर में जग के काम करती थी। जमीन की पैबाइश के आधार पर भू राजस्व की सीधी वसूली तभी कायम हो सकती थी अगर आमिल और स्थानीय कर्मचारी ईमानदार होते। यद्यपि अलाउद्दीन इन कर्मचारियों को इतना कम वेतन देता था कि वह आराम से ज़िंदगी बसर कर सके, लेकिन उसका आग्रह था कि उसका हिसाब किताब जांच पड़ताल कड़े से की जाए। हमें जानकारी मिलती कि छोटी छोटी चूकों के लिए उन्हें पीटा जाता था, जेलों में बंद कर दिया जाता था। बर्नी बताता है कि उनका जीवन उनके लिए असुरक्षित हो गया और उन्हें अपनी बेटी ब्याहने को तैयार नहीं होता था। इसमें संदेह नहीं है कि बर्नी से इस कथन में अतिशयोक्ति हो। आज की तरह इन दिनों सरकारी नौकरी का प्रतिशत माना जाता है। लोग चाहे हिंदू मुसलमान सरकारी ओहदों पर काम कर रहे होते, वैवाहिक संबंधों के सिर आंखों पर लिया जाता था। बर्नी ने कुछ इस ढंग से लिखा है कि मानो उपयुक्त सारे कदम सिर्फ हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर उठाए गए हों, तथापि यह स्पष्ट है कि इसमें मुख्य रूप से गांव में सुविधा प्राप्त वर्गों के खिलाफ उठाए गए होंगे। अलाउद्दीन की भूमि संबंधी नीति निश्चय ही कठोर थी। उसका असर किसानों पर पड़ा, लेकिन वो इतनी कठोर भी नहीं थी कि उसे नाराज होकर विद्रोह कर देते या भाग खड़े होते। अलाउद्दीन की बाजार नियमन की नीति उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गई, लेकिन उसकी इस नीति के लाभ भी हुए। बर्नी बताता है इन नियमों के फलस्वरूप अलाउद्दीन एक विशाल कुशल घुड़सवार खड़ी करने में कामयाब हुआ। उसकी बदौलत आगे होने वाले मंगोल हमलों में भारी क्षति पहुँचाकर नाकाम हो सका। उसने सिंधु नदी पर पार खदेड़ दिया। अलाउद्दीन द्वारा भू राजस्व संबंधी सुधारों ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शासन को निकटता संबंधों की शुरुआत की। उसकी कुछ युक्तियों के बाद उसके उत्तराधिकार में जारी रखा और बाद में शेरशाह और अकबर ने भूमि सुधारों का आधार बनी। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग। अलाउद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 में ऐसे शासक के रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है जिसने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए, कृषि में गहरी रुचि का परिचय दिया। कुछ मायनों में मोहम्मद बिन तुगलक अपने युग में सबसे उल्लेखनीय शासक रहा। उसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया। वह बहुत ही विवेचनात्मक बुद्धि और खुले दिमाग वाला व्यक्ति था। उसने सलाह न केवल मुसलमानों रहस्यवादियों से पता चलता है, बल्कि हिंदू योगियों जिन पर जीन प्रभास हुई जैसे जैन मुनियों को भी चलता था। यह बात बहुत से रूढ़ी उल्मा पसंद नहीं करते, उसे बुद्धिवादी कहते थे। ऐसा व्यक्ति कहते थे जो धार्मिक विचारों के सद्भाव को स्वीकार नहीं करता। वह योग्यता के आधार पर किसी को भी ऊंचे पदों पर देने को तैयार रहता था। अमीर घराने हो या अदना परिवार, दुर्बुद्ध काम,
दुर्भाग्य की बात है कि उसने जल्दबाजी और अधीरता की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए उसके कई प्रयोग विफल रहे। उसे अभागा आदर्शवादी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन बहुत अशुभ संयोगों से प्रारंभ हुआ। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक बंगाल के खिलाफ सफल सैनिक कार्रवाई करके लौटा था। सुल्तान की गरिमा के अनुरूप उसके स्वागत के लिए मोहम्मद के आदेश पर जल्दबाजी में लकड़ी का मंडप बनवाया था। जब युद्ध में छीने गए हाथियों का प्रदर्शन किया जा रहा था तो तभी जल्दबाजी में खड़ा किया। मंडप गिर गया, सुल्तान मर गया। इस तरह अफवाह उठी कि मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई थी। यह अल्लाह का कहना था कि यह सुल्तान को दिल्ली के साथ निजातों में ओलिया करने का अपमान करने का फल मिला है। अपनी गद्दी से नेवी के शीघ्र बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सबसे विवादास्पद कदम उठाया था वह था राजधानी दिल्ली से देवगिर में कथाकथित स्थानांतरण। जैसा कि हम देख चुके हैं कि देवगिर दक्षिण भारत में तुर्क शासन के प्रादेशिक विस्तार का आधार बन गया। खुद मोहम्मद तुगलक के शहजादे के तौर पर वहाँ पर जीवन के लिए कई वर्ष बिताए। पूरे दक्षिण भारत में दिल्ली में प्रत्यक्ष नियंत्रण लाने के लिए प्रयत्नों के फलस्वरूप गंभीर राजनीतिक कठिनाइयाँ खड़ी हो गई। इन प्रदेशों में लोग सल्तनत के शासन को गैर मानते थे, इसलिए उसके अधीन उनमें अशांति फैली हुई थी। कई मुस्लिम अमीरों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सबसे गंभीर विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक रिश्ते में एक गुरशप का विद्रोह था, जिसे दबाने का काम सुल्तान को खुद करना पड़ा। मालूम होता है कि सुल्तान देवगिर को दूसरी राजधानी बनाया जाता था ताकि वो दक्षिण भारत में बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सकें। इस प्रोजेक्ट ने बहुत सारे अधिकारियों को और प्रमुख व्यक्तियों को, जिसमें सूफी संत भी शामिल थे, देवगिर में बसने का आदेश दिया। देवगिर का नया नाम दौलताबाद रखा गया। बाकी की आबादी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की कोई कोशिश नहीं की गई। सुल्तान की गैर हाजिरी में दिल्ली एक विशाल और घना आबाद नगर बने रहे। सुल्तान देवगिर में था तब भी सिक्के दिल्ली में ही ढाले जाते थे। यह दिल्ली के महत्व में जारी रखने का परिणाम था। वैसे सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद एक सड़क बनवा दी, जिस पर यात्रियों की सहूलियत की जगह जगह सरपाई बना दी, लेकिन दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 1500 किलोमीटर से अधिक थी। यात्रा को कठिनाई और गर्मियों से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि कुछ ग्रीष्म में प्रारंभ किया था। जो लोग दौलताबाद पहुँचे उनमें अधिकांश को घर की याद से परेशान थे, लेकिन कुछ लोग पीढ़ियों में दिल्ली से निवास कर रहे थे, उसे ही अपना घर मानते थे, इसलिए लोगों ने काफ़ी असंतोष था। 1-2 साल बाद मोहम्मद तुगलक को दौलताबाद छोड़ने का फैसला किया, जिसका मुख्य कारण था कि उसे शीघ्र पता चल गया था जिस प्रकार दिल्ली से दक्षिण भारत में नियंत्रण नहीं रखता था, उसी प्रकार दौलताबाद से उत्तर भाग को काबू नहीं कर सकता। यद्यपि देवगिर की दूसरी राजधानी बनाने का प्रयत्न विफल हो गया, तथापि आगे चल के लोगों का यह देशांतरण कई तरह से लाभदायक सिद्ध हुआ। संचार में सुधार होने से उत्तर और दक्षिण के भारत में एक दूसरे से निकट आए। दौलताबाद जाने वाले बहुत से लोग इसमें धर्म कर्म में लीन और पीर ओले में शामिल हो गए और यहीं बस गए। ये लोग दक्कन में उन धार्मिक, सांस्कृतिक विचारों का प्रचार करने में सहायक सिद्ध हुए। उन्हें तुर्क अपने साथ उत्तर भारत लाए थे। उसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच खुद को दक्षिण भारत के अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रभावशाली प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक ने एक और कदम उठाया, प्रतीक मुद्रा का चलन प्रारंभ किया। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रणाली का साधन मात्र है, इसलिए आज सभी देशों में प्रतीक मुद्रा आमतौर पर कागजी मुद्रा ही प्रचलित है। उन्हें सोने चांदी की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। 14वीं सदी में दुनिया में चांदी की कमी हो गई थी। इसके अलावा चीन का कुबलई खां पहले की प्रतीक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका था। ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी यह प्रयोग किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का चलाने का फैसला किया, जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर ही होता था। इस मुद्रा के नमूने भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए और उन्हें संग्रहालय में देखा जा सकता है। प्रतीक मुद्रा की कल्पना भारत में नहीं थी। व्यापारियों तथा आम लोगों को भी उसे स्वीकार करने में राजी करना कठिन था। फिर भी मोहम्मद तुगलक ने शायद सफल हो जाता, बशर्ते सरकार को जाली मुद्रा ढालने से रोक पाता। मगर सरकार वैसा नहीं कर पाई और शीघ्र ही नए सिक्कों का मूल्य बाजार में तेजी से गिरने लगा। अतः मोहम्मद ने
महमूद ने प्रतीक मुद्रा वापस लेने का फैसला किया। उसने कांसे के सिक्कों के बदले चांदी का सिक्का देने का वायदा किया। इस तरह बहुत से लोगों ने अपने कांसे के सिक्के देकर चांदी के सिक्के हासिल करे, लेकिन सिक्कों के एवज में उसकी पहचान वजन से की जाती थी। चांदी के सिक्के नहीं दिए गए। किले के बाहर इन सिक्कों का ढेर लगा दिए गए। पढ़ने बताता कई साल तक वो इस तरह पढ़े रहे कि संसार व्यापी चांदी की कमी के कारण मुगलों के आने तक मुद्रा धीरे धीरे चांदी की मात्रा में कमी होती गई। इन दो प्रयोगों की विफलता से सुल्तान की प्रतिष्ठा को आँच आई और धन की बर्बादी हुई, लेकिन सरकार ने इन झटके से जल्द ही संभल गया। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता, जो 1333 में दिल्ली आया था, इन दोनों प्रयोगों का कोई हानिकारक प्रभाव देखने को नहीं मिला। इन सबसे बहुत अधिक गंभीर समस्या सीमाओं की सुरक्षा थी। इसके अलावा प्रशासन, खासतौर पर राजस्व प्रशासन, अमीरों के संबंधों को लेकर सुल्तान को कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पीछे एक विभाग में हमें पंजाब की मंगोल सत्ता के क्रमिक प्रसार से दिल्ली प्रसार के लिए उत्पन्न खतरों, दिल्ली पर मंगोलों के हमलों की चर्चा कर चुके हैं। यद्यपि आंतरिक कला के कारण अब मंगोल कमजोर पड़ चुके थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि वह पंजाब, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को संकट में डाल सकते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान तमसरीन के नेतृत्व में मंगोल संसा सिंध पर उमड़ आया और उसका एक दल दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर मेरठ पर पहुंच गया। झेलम से निकट एक लड़ाई में मोहम्मद तुगलक ने न केवल मंगोलों को परास्त किया, बल्कि कालानौर पर भी कब्जा कर लिया। कुछ समय तक उसका वर्चस्व सिंध में पेशावर तक कायम रहा। इससे जाहिर हो गया कि अब दिल्ली का सुल्तान मंगोलों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकता था। देवगिर से लौटकर सुल्तान ने गजनवी और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए एक विशाल सेना तैयार कर ली। बर्नी का कहना है कि उसका उद्देश्य गजनी और इराक पर अधिकार करना था। मोहम्मद बिन तुगलक का असली मकसद क्या था, यह जानने का हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। हो सकता है उसका उद्देश्य सीमा कायम करने का रहा होगा, जिसे प्राकृतिक या वैज्ञानिक सीमा कहा जा सकता है। उसने हिंदुकुश और कंधार तक के प्रदेशों को सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहा। यह भी हो सकता है कि उसने मध्य एशिया से भाग कर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में शरण लेने में शासकों और दूसरे लोगों में से बहुतों का मंसूबा यह रहा होगा कि मंगोलों को उस क्षेत्र से निकालकर बाहर करने का अच्छा मौका है। साल भर बाद प्रतीक मुद्रा का चलन प्रारंभ करने के प्रयत्न से विफलता के उपरांत नए तौर पर खड़ी गई सेना को छुट्टी कर दी गई। इससे मध्य एशिया में परिस्थिति तेजी से बदल गई। कालांतर में तैमूर ने अपनी देखरेख में पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांध दिया, भारत में नया खतरा उपस्थित कर दिया। खुरासान योजना के प्रभाव को अतिरंजित करना या कदाचित अभियान के साथ उसका घुल मेल करना मुनासिब नहीं था। यह अभियान हिमालय क्षेत्र के कुमायूं के पहाड़ी प्रदेशों में प्रारंभ किया गया, तथापि कुछ लोग उसको भूगोल का कोई भी ज्ञान नहीं था आरोप लगाते हैं कि चीनियों की बढ़त को रोकने की आशंका से किया गया था। सफलता प्राप्त करने के बाद दिल्ली की सेना कठिनाई भरे प्रदेशों को बहुत आगे तक बढ़ गई, वहाँ भारी विपत्ति में फंस गई। कहा जाता है 10,000 की सेना में केवल 10 लोग वापस लौटे। मालूम होता है कि पहाड़ी प्रदेशों के राजाओं में दिल्ली का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। इसके बाद मोहम्मद ने कांगड़ा पहाड़ियों पर भी आक्रमण किया। इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों पर पूरी तरह से काबू कर लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए, उनमें से ज़्यादा दोआब में क्षेत्र में आजमाए गए। मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन के खुदों मुकदमों किसानों की व्यवस्था में पहुंचा देने की नीति को ठीक नहीं मानता था, जिससे राजस्व में राज्य के लिए पर्याप्त हिस्सा अवशेष आता था। लेकिन इसके लिए जिन कदमों की हिमायत की गई थी वे बहुत से बहुत काम के साबित हुए, लेकिन खुद को उस शासन में बुरी तरह नाकामयाब रहे, कहना कठिन है। इन कदमों के विफल होने के कारण गलत योजना थी, अनुभवहीन हमलों का इंतजाम देने का गलत तरीका। मोहम्मद बिन शासन काल में बिल्कुल प्रारंभ में गंगा के दोआब में किसानों का एक गंभीर विद्रोह हुआ। किसान गांव छोड़कर भाग गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे पकड़ने की सजाए कड़ी कार्रवाई की। यद्यपि अलाउद्दीन के शासनकाल में इस तरह की उपज से राज्य का आधा हिस्सा ही रह गया, तथापि इस हिस्से के परिणाम वास्तविक उपज के आधार पर नहीं बल्कि मनमाने तौर पर निर्धारित किए जाने लगे। उपज का पैसा लगाने के लिए
उपज का अंदाज़ा पैसे में लगाने के लिए कीमतें की अवास्तविक रूप से निर्धारित की गई। इस दौरान अकाल का 6 साल का एक लंबा दौर चला। इसने प्रदेश को तबाह कर दिया। पशुओं और बीजों के लिए कुएं खोदने के लिए ऋण सुलभ कराकर राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन काफ़ी देर तक दिल्ली में होने वाले इतनी मौतों से हुई वातावरण दूषित हो गया। सुल्तान दिल्ली छोड़कर 1000 मील दूर गंगा के किनारे स्वर्ग दीवारों नामक एक शिविर में चला गया। 2.5 वर्षों तक वहीं बैठा रहा। वहाँ से लौटने के बाद उसने दोआब में कृषि विस्तार के लिए एक योजना प्रारंभ की। उसने दीवान ए अमीर ए कोही नामक से एक अलग विभाग की स्थापना की। इसके विकास प्रखंडों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक प्रखंड एक अधिकारी के अधीन रखा जाता था, जिनका काम किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना था। उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था, जैसे जौ के स्थान पर गेहूं के बदले गन्ने की जगह अंगूर और खजूर। यह योजना विफल हो गई, जिसका कारण कार्मिक करने के लिए नियुक्त किए गए अनुभवशीलता बेईमानी थी। उन्हें निजी इस्तेमाल के लिए पैसे का दुरुपयोग किया। परियोजना के लिए ऋणों पर दी जाने वाली भारी रकम वसूल नहीं हो पाई। सबके सौभाग्य के बीच मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। फिरोज शाह ने सभी के कर्ज माफ कर दिए। मोहम्मद तुगलक के द्वारा कृषि विस्तार और सुधार के लिए परिवर्तित नीति समाप्त नहीं हो पाई। फिरोज ने अब आगे चलकर अकबर ने तो उससे और भी जोरदार ढंग से उसके नीति का अनुसरण करा। मोहम्मद बिन तुगलक को एक और समस्या का सामना करना पड़ा था। वह थी अमीरों की समस्या। चहलगानी तुर्कों के पतन और खलीजों के उत्थान में ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब अमीर के वर्ग में अलग अलग नस्लों के मुसलमान शामिल होने लगे थे। भारत के नव धर्माती मुसलमान भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक न केवल अमीर वर्ग परिवारों से संपर्क रखता था, बल्कि उनमें सुयोग्य व्यक्ति को ऊंचे पद भी देता था। उनमें ज़्यादातर लोग हिंदू से मुसलमान बने थे, लोगों के वंशज थे। हालांकि कुछ हिंदू भी शामिल थे। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि वे शिक्षित थे या उनके काम में कुछ कुशल। कुछ जो लोग पहले से पदासीन थे, चूँकि वो पुराने अमीर परिवारों के थे, इसलिए उन्हें इस बात से सख्त नागवार गुजरती थी। मोहम्मद तुगलक की निंदा करने में इतिहास बनने ने इस बात का मुख्य मुद्दा बनाया कि सच में मोहम्मद तुगलक विदेशियों को भी उनके दरबार में बड़ी तादाद में पहुँचते थे और अमीरों वर्गों का स्थान देता था। इस तरह मोहम्मद तुगलक के समय अमीर वर्ग में विविध वर्गों के लोग शामिल थे। उनमें आपसी एकजुटता की कोई भावना विकसित नहीं हो पाई, न सुल्तान के प्रति निष्ठा का प्रवृत्ति। उल्टे साम्राज्य में विस्तृत फैलाव से विद्रोह बगावतों के लिए सत्ता के स्वतंत्र क्षेत्र कायम करने का प्रयत्न के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक के क्रोधी और अधीर स्वभाव तथा जिन लोगों पर विरोध और या गैर वफादारी का संदेह होता था, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की प्रवृत्ति से विद्रोह का रुझान और भी प्रबल हुआ। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल था। वही वह उसके विघटन की प्रक्रिया के आरंभिक दौर भी साबित हुआ। दिल्ली सल्तनत का पतन, विघटन और फिरोज और उसके उत्तराधिकारी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के उत्तरार्ध में साम्राज्य में विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हुए। महत्वाकांक्षी अमीरों का विद्रोह करना और खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में उसका रवैया कोई नई बात नहीं थी। अधिकांश प्रसंगों में विभिन्न सुल्तानों ने केंद्रीय सेना और वफादार अमीरों के बल पर उन विद्रोह को शांत करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन मोहम्मद तुगलक की कठिनाइयाँ अनेक थीं। साम्राज्य के विभिन्न भागों पर बंगाल में, म्यांमार में, वारंगल में, कापली में, पश्चिम बंगाल में, अवध में, गुजरात में, सिंध में एक के बाद एक विद्रोह का सिलसिला जारी रहा। मोहम्मद बिन तुगलक किसी पर विश्वास नहीं करता था। कम से कम 100% विश्वास तो करता ही नहीं था। वह बगावतों को दबाने के लिए साम्राज्य में हल्के से दूसरे हल्के को भागता रहता था। इस भागदौड़ में वह अपनी सेना को भी धक्का देता था। दक्षिण भारत के विद्रोह में सबसे गंभीर थे। आरंभ में इन क्षेत्रों के विद्रोह का संगठन स्थानीय सूबेदारों ने किया। सुल्तान शीघ्रता से दक्षिण भारत पहुंचा और कुछ समय बाद सेना में प्लेग फैल गया। बताया जाता है कि प्लेग में 2/3 सेना मर खप गई। ऐसा आघात था जिसमें प्रभाव से मोहम्मद बिन तुगलक कभी उभर नहीं पाया। सुल्तान के दक्षिण भारत के लोग थे ही वहाँ पर हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह फूट पड़ा। एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया और धीरे धीरे फैलता गया। यह था विजयनगर साम्राज्य, जिसके दायरे में शीघ्र ही पूरा दक्षिण देश आ गया था। विजयनगर के उत्तर के क्षेत्र में दक्कन के कुछ अमीरों ने दौलताबाद के निकट एक छोटा सा राज्य कायम कर लिया।
जिससे फैलकर बहमनी साम्राज्य का रूप ले लिया। आगे के अध्याय में हम 2 उल्लेखनीय साम्राज्यों की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। काफ़ी कोशिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोहियों को दबाने के लिए कामयाबी हासिल करी। सिंध में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों में अमीरों में और साथ ही सेना में गहरा असंतोष फैल गया। उसकी उलमिलाओं और सूफी संतों से टकराव हो गया। ये लोग काफ़ी प्रभावशाली थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की अलोकप्रियता बढ़ा चढ़कर नहीं देखना चाहिए। जब वह काफ़ी लंबे अरसे तक राजधानी से दूर बैठा था, तब दिल्ली, पंजाब और उत्तर भारत तथा साम्राज्य के दूसरे समय प्रशासन सामान्य रीति से काम करता रहा। गद्दी पर बैठने के बाद फिरोज शाह तुगलक की समस्या यह थी कि दिल्ली सल्तनत के आसन्न विघटन को कैसे रोका जा सके। इसके लिए उसने अमीर सेना और उलमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उसने तय कर लिया कि वो अपनी सत्ता उन्हीं प्रदेशों पर कायम रखने की कोशिश करेगा जिसकी व्यवस्था केंद्र से आसानी में की जा सकती है। उसने दक्षिण भारत और दक्कन में फिर से अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न नहीं किया। बंगाल पर उसने 2 बार आक्रमण किए, लेकिन दोनों बार विफल रहा। इस प्रकार बंगाल सल्तनत के हाथों से निकल गया। तब भी सल्तनत इतनी बड़ी थी जितने कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में फिरोज ने जाजनगर के शासक पर चढ़ाई की। उसने मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया, काफ़ी धन लूटा, लेकिन उड़ीसा को सल्तनत में लाने की कोशिश नहीं की। पंजाब की पहाड़ियों में कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश में भी हमला करा, परंतु उसने लंबे संघर्ष गुजरात और ठट्टा विद्रोह को दबाने के लिए किए। विद्रोह तो दब गए, लेकिन सेना भटक कर कच्છી खाड़ी वाले इलाके में पहुंच गई। उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रकार फिरोज शाह किसी भी अर्थ में कोई बड़ा सैनिक नेता नहीं था, लेकिन उसका शासनकाल शांति और मुक्त विकास का युग था। उसने हुक्म जारी किया था, जब भी कोई अमीर की मृत्यु हो तो एकता सहित उसका उत्तराधिकार पुत्र को दे दिया जाए। यदि उसके पुत्र न हो तो वह उसके दामाद को, दामाद भी न हो तो गुलाम को दे दिया जाए। एकता से प्राप्त होने वाले राजस्व का हिसाब करते करते समय बकाया और समय अमीरों को यातना देने का रिवाज समाप्त कर दिया गया। कार्रवाई से अमीर लोग खुश हुए और इन्हीं कार्रवाइयों का सुपरिणाम था कि गुजरात और ठट्टा के कुछ प्रदेशों को छोड़कर अमीरों ने कहीं विद्रोह नहीं किया। लेकिन पदों की और एकता की वंशावली बनाने की नीति का अंत हानिपद साबित होना निश्चित था। उसने एक छोटे से दायरे से बाहर रखकर सुएग वर्ग को सरकारी सेवा नियुक्त करने की संभावना समाप्त हो गई। सुल्तान एक संकुचित अल्पतंत्र पर निर्भर हो गया। वंशानुगत के सिद्धांत को फिरोज ने सेना पर भी लागू कर दिया। बूढ़े सिपाहियों को शांति से जीने और लड़ाई के लिए अपने बदले अपने बेटा या दामाद न होने पर अपने गुलाम को भेजने की सुविधा दी गई। सिपाहियों को नगद वेतन नहीं देना था, इसकी बजाय अलग अलग गांवों के भू स्वराज्य के नाम पर कर दिए गए। इसका मतलब था सिपाही या तो लड़ाई के मैदान में रहकर गांव में जाकर अपने वेतन की रकम वसूल करे या ऐसी वसूली का आधार बिचौलिए को दे दे, इसकी जो उसके हाथ से वसूली की रकम का आधा या तिहाई भाग रखते थे। इस व्यवस्था के अंत में सिपाहियों को कई लाभ नहीं हुआ। दूसरा, इससे सैनिक संगठन में शिथिलता आ गई और स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई जब सिपाहियों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों का हिसाब लिया गया तो किसानों को घूस देकर अपने घोड़े नकारने को भी अच्छे घोड़े की शुमार करवा देते हैं। अपनी गलती, नेकी और उदारता का उदाहरण देते हुए समय एक बार खुद सुल्तान ने एक सिपाही को घोड़े का हिसाब रखने वाले किरानी को घूस देने पर पैसा दिया था। फिरोज ने खुद को सच्चा मुसलमान शासक बताया और राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित करके कोशिश की। इल्तुतमिश की गद्दीनशीनी के समय ही राज्य के स्वरूप और गैर मुसलमानों के प्रति राज्य द्वारा अपनाई जा रही नीति को लेकर सुल्तानों तथा रूढ़िवादी उलमाओं के बीच झगड़ा चल रहा था। जैसा कि हमें ऊपर बताया गया है, इल्तुतमिश के समय और ख़ास पर अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के काल में तुर्क शासक ने उलमाओं को राजनीति निर्धारित करने की छूट नहीं दी थी। हिंदू शासक के खिलाफ वे जिहाद की बात तो करते थे, लेकिन जब भी ऐसा करने से उन्हें अपना मतलब सत्ता तब। फिरोज उलमाओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें बहुत से ऊंचे पदों पर नियुक्त करता था। न्याय व्यवस्था और शिक्षा तो उसके हाथों में ही रही।
इस्लामी का व्यवस्था कायम करने का दिखाव करने के बावजूद फिरोज ने मुख्य मामलों में अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की नीति जारी रखी। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं कि उसने उलमेलाओं को राज्य के नीति निर्धारित करने की छूट दे दी हो। उसने कई सुविधाएं अवश्य दी थी। जिन रीति रिवाजों को उलमा इस्लाम के खिलाफ मानते थे उन पर फिरोज ने रोक लगाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए उसने मुसलमान स्त्रियों से इबादत करने और मन्नतें मनाने के लिए पीर की मज़ारों में जाने के रिवाज पर रोक लगा दी। कई मुस्लिम फिरकों से परेशान किया और उलमा इस्लाम विरुद्ध मानते थे। फिरोज के शासनकाल में ही जजिया एक अलग टैक्स बन गया और पहले भू राजस्व का हिस्सा था। उसने ब्राह्मणों को जजिया अदा करने की जिम्मेदारी रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि शरीयत यानी इस्लामी कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो कर केवल स्त्रियां, बच्चों, अंधे, अपंग और जीविकाओं के साधन विहीन लोगों को ही मुक्त रखा जाता था। इससे बुरी आदत थी कि मुसलमानों को धर्म उपदेश देने के कारण उसने ब्राह्मणों का सरेआम कत्ल करा दिया, सरेआम जला दिया। इस्लाम के सिद्धांतों का ख्याल करके उसने राजमहल की दीवारों पर बने सुंदर चित्रों को मिटवा दिया। फिरोज शाह तुगलक के संकीर्ण विचार निस्संदेह हानिकारक थे। साथ ही वही पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत में फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए, ताकि हिंदू आचार विचार को ज़्यादा अच्छी तरह समझा जा सके। संगीत, आयुर्वेद, गणित में भी कई ग्रंथ उसके शासनकाल में संस्कृत में फारसी में अनुदित किए गए। फिरोज ने मानव दया के कई कदम उठाए। उसने चोरी के अपराध के लिए हाथ, पैर, नाक, कान कटवाने की अमानवीय सजा को उठाया। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज के लिए उसने अस्पताल बनवाए। कोतवाल को बेरोजगार लोगों की सूची तैयार करने का आदेश दिया। गरीबों को लड़कियों की शादी के लिए दहेज की रकम में दी। लेकिन यह संभव है कि इन उपायों का मूल उद्देश्य उन अच्छे परिवार के मुसलमानों की मदद करना था जिनके अब बुरे दिन आ गए थे। यह बात भी मध्यकाल में राज्य में संकीर्णतापूर्ण स्वरूप का सबूत है। लेकिन फिरोज ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सिर्फ राजा देने और कर की वसूल करने के लिए नहीं है, बल्कि वह जन कल्याण की संस्था है। मध्यकाल के संदर्भ में राज्य की कल्याणकारी स्वरूप की यह अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण रही। फिरोज इसके लिए प्रशंसा का पात्र है। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए फिरोज शाह की गहरी रुचि थी। उसने लोक निर्माण कार्य के लिए एक बड़ा विभाग स्थापित किया जो सरकारी निर्माण कार्यों की देखरेख करता था। उसने कई नहरों की मरम्मत कराई, कई नहरें खुदवाई। सबसे बड़ी नहर 200 किलोमीटर लंबी थी जो सतलुज से निकलकर हांसी तक पहुंचती थी। उसने एक अन्य नहर यमुना से निकलती थी। इनका और अन्य नहरों का प्रयोजन सिंचाई की सुविधा फिरोज से द्वारा नए स्थापित शहरों की जरूरत का पानी सुलभ कराना था। इससे हिसार फिरोजाबाद नामक नगर आज भी फलफूल रहे। फिरोज ने एक और कदम उठाया था। आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी था। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे जब भी किसी स्थान पर हमला करें तो सुंदर कुलीन परिवार से उत्पन्न लड़कों को चुनकर सुल्तान के पास गुलामों के रूप में भेज दें। इससे धीरे धीरे 1,80,000 गुलाम इकट्ठा हो गए। इनमें से कुछ को विभिन्न दस्तकारियों का प्रशिक्षण दिलवाकर साम्राज्य भर शाही कारखानों में नियुक्त कर दिया। बाकी में से सिपाहियों का एक बड़ा दल तैयार किया। सुल्तान को आशा थी कि यह सैनिक उस पर निर्भर होंगे जिसलिए उनके प्रति व्यवहार रहेंगे। यदि कोई नई नीति नहीं थी, जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे, आरंभिक तो सुल्तानों गुलाम भर्ती थी का रिवाज अपनाया, लेकिन अनुभव से यह साफ हो गया कि ये गुलाम मालिक वंशजों के प्रति वफादार रहे, ऐसा भरोसा नहीं किया जा सकता। शीघ्र ही वे अमीरों के वर्ग से अलग अपना गुट में कायम कर लेते। 1388 में फिरोज की मृत्यु हो गई। फिर वही प्रशासनिक राजनीतिक समस्या उभर आई कि सामना सल्तनत का हर सुल्तान की मृत्यु के बाद करना पड़ता था। सुल्तान और उसके अमीरों के बीच सत्ता के लिए फिर संघर्ष शुरू हो गया। स्थानीय जमींदारों ने स्थिति का लाभ उठाकर स्वतंत्र सत्ताधारियों ने यह व्यवहार करना शुरू कर दिया। परिस्थितिक जटिलता और इसलिए और बढ़ गई कि अब फिरोज के गुलाम सत्ता के चलने वाले खींचतान से शरीक हो गए और अपने मनचाहा आमदनी को गद्दी पर उठाने के लिए कोशिश करने लगे। फिरोज के बेटे सुल्तान महमूद ने उन्हीं की सहायता से अपनी स्थिति को स्थिरता प्रदान करने में सफलता प्राप्त की। गद्दी का जम जाने के बाद उसने सबसे पहले जो कदम उठाए उनमें था इन गुलामों की शक्ति को छिन्न भिन्न करने में
के लिए इनमें बहुतों को मरवा दिया गया, बहुतों को कैद में डाल दिया गया, बाकी तो को तितर बितर कर दिया। लेकिन ना सुल्तान मोहम्मद और ना इसका उत्तराधी नसरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412 महत्वाकांक्षी अमीरों के दुर्दनी राजनाओं के नियंत्रण को स्थापित कर पाया। इसका कारण था शायद फिरोज शाह के सुधार, जिसके फलस्वरूप अमीर लोग बहुत शक्तिशाली हो गए थे, सेना कमजोर, प्रांतों के सूबेदार आज़ाद हो गए थे। दिल्ली के सुल्तान की सत्ता वस्तुतः दिल्ली के आसपास कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गई। जैसा कि वाकपट्ट व्यक्ति ने कहा है, शाहजहां दुनिया के बादशाह की हुकूमत दिल्ली से लेकर पालम तक चलती है। दिल्ली पर तैमूर के हमले 1398 से सल्तनत की कमजोरी और बढ़ी। तैमूर तुर्क था और चंगेज़ खां के खून के रिश्ते का दावा कर सकता था। उसने अपने विजय का दौर 1370 में प्रारंभ किया और धीरे धीरे सीरिया से लेकर टॉक्स और सीनाना, दक्षिण रूस से लेकर सिंधु तक के प्रदेशों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसने भारत पर लूटपाट के इरादे से हमला किया और इस हमले का प्रयोजन पिछले 200 वर्षों के दौरान दिल्ली के सुल्तानों द्वारा एकत्र की गई विशाल संपत्ति को हथियाना था। दिल्ली सल्तनत लड़खड़ा चुकी थी, सो उसके आक्रमण का प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं था। तैमूर की सेना में दिल्ली के रास्ते पड़ने वाले विभिन्न शहरों को बेरहमी से तबाह किया गया और लूटा। इसके बाद तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी। बड़ी तादाद में लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, स्त्री, बच्चे सब शामिल थे, प्राणों से हाथ धोने पड़े। तैमूर के आक्रमण से एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि भारत में कमजोर शासन होने से उसके लिए क्या खतरे उपस्थित हो सकते थे। इस आक्रमण के कारण भारत का बहुत सा धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात विदेश चला गया। राजमिस्त्री, संगत राज, बढ़ई वगैरह बहुत से कारीगर को तैमूर अपने साथ ले गया। इनमें से कुछ लोगों ने उसकी राजधानी समरकंद में कई सुंदर इमारतें बनाने में हाथ बटाया। लेकिन भारत में तैमूर के आक्रमण का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बहुत सीमित रहा। तथापि तैमूर के हमले को दिल्ली के सुल्तानों सशक्त शासन के दौर में समाप्ति का सूचन माना जाता है। यद्यपि खुद तुगलक राजवंश जैसे तैसे 1412 तक ही कायम रह सका। दिल्ली सल्तनत के विघटन में दिल्ली एक सुल्तान को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। हम देख चुके हैं कि मध्यकाल राज्य में कुछ समस्या हमेशा ही बनी रहती हैं, जैसे कि सुल्तान अमीरों के बीच संबंधों की समस्या, स्थानीय शासकों और जमींदारों के संघर्ष की समस्या, क्षेत्रीय भौगोलिक कारणों से उत्पन्न समस्या। अलग सुल्तानों और अपने तरीके से इन तरीकों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी इस स्थिति में नहीं था। समाज में ऐसे बुनियादी परिवर्तन ला सकता था जो इन स्थायी कठिनाइयों का निवारण कर पाते। इस प्रकार राजनीतिक ताने बाने के बिखराव की स्थिति सतह के नीचे दबी रही और केंद्रीय प्रशासन में तनिक भी कमजोरी आते ही घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो राजनीतिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देता। गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सल्तनत के अति विस्तार के फलस्वरूप प्रतिकूल कमजोरियों का जो सिलसिला प्रारंभ हो गया था, फिरोज शाह तुगलक किसी तरह नियंत्रित कर लिया था। अमीरों सिपाहियों को प्रसन्न करने के लिए कई कदम उठाए, जैसा कि हम देख चुके हैं। इसने प्रशासन का केंद्रीय तत्व कमजोर पड़ गया। 1200 से लेकर 1400 तक के काल को भारतीय जीवन अर्थात उसके शासन तंत्र, लोगों जीवन और उसकी अव्यवस्था तथा कला स्थापत्य की स्थिति अनेक नई विशेषताओं का समावेश हुआ। इसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।